हेलो वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से रिमेनिंग जो है 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे आधारित हैं। और ये जो है जो सॉल्व कर रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर का रोहलखंड यूनिवर्सिटी का जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो है पेपर है। और ये काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों की जो भी सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हो रही हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन थे राइट। अब हम देखते हैं 51 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके हम करेक्ट ऑप्शंस आप सभी को बताएंगे, कोशिश भी करेंगे जो है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बट मोस्टली जो है हम लोग करेक्ट आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो 51 क्या है। लिखा है कि इन आ एल आर सर्किट एल बाई आर इज कॉल्ड। सो इसमें एल बाई आर इज कॉल्ड, इसमें जो आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ये करेक्ट आंसर होगा। एल बाई आर जाहिर सी बात है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को ही कहते हैं इसमें। बट अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला देखें निकाल के, ठीक है, एल बाई का आर, तो टाइम ही निकलेगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं आपको बता देते हैं। देखिए v इज इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी, राइट। और यहाँ से यदि हम एल निकालेंगे तो वो हो जाएगा v डी टी अपॉन आई, ठीक है। आई का तो मुझे पता है एम्पियर होता है, सॉरी टी ऊपर टी है, तो टी का तो टाइम हो जाएगा डायमेंशनल, डायमेंशनल जो लिखते हैं, और करंट जो है एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम v को लिखना चाहें तो v को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें v इज इक्वल टू होता है वोल्टेज वर्क अपॉन, आपने पढ़ा होगा ये, वर्क डन अपॉन या अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो वर्क की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट। और ये जो क्यू है वो हम लोग करंट से लेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू की आई करंट, आई का एम्पियर, और टी से टाइम, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो वी की डायमेंशनल जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और पर एम्पियर। इस चीज़ की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री यहाँ पे और टी प्लस पॉजिटिव, तो यहाँ टी माइनस टू हो जाएगा, और एक एम्पियर नीचे है और एक ऊपर, तो ये हो जाएगा ए माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंडक्टर या इंडक्टेंस का जो है डायमेंशनल फार्मूला निकल रहा है। इसी में यदि हम रेजिस्टेंस आर की जो है डायमेंशनल फार्मूला डिवाइड करते हैं, आर कैसे निकलेगा मुझे पता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। वी की तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये चीज़, तो राइट, और वी डिवाइड करने के बाद करंट से वो कर देंगे, राइट। ये कितना निकलेगा, एम एल स्क्वायर, राइट, टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। ए माइनस टू क्यों किया, क्योंकि वी में तो ए माइनस वन था, और ये करंट जब ऊपर एम्पियर ले जाएंगे तो ए माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए माइनस टू कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। टी माइनस थ्री जब न्यूमिनेटर में जाएगा, ठीक है, तो टी प्लस थ्री माइनस टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली टी। तो इसलिए देखा, मैंने देखा यहाँ पे टाइम का, यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट आ रहा है, मतलब टाइम भी डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। और चूंकि एल बाई आर सर्किट है तो यहाँ पे इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट बोल दें। अब बात करते हैं हम लोग 52 क्वेश्चन पे। लिखा है सी आर हैज़ ए डायमेंशन ऑफ। अब यहाँ पे आपसे डायमेंशनली पूछ लिया है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सी आर सर्किट है उसमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो देखो मुझे पता है कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन वी पढ़ा होगा, ठीक है, क्यू अपॉन वी। और आर क्या होता है, आर होगा, आर हो जाएगा वी बाई आई लिख सकते हैं हम लोग। सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सी, क्यू अपॉन वी एंड वी बाई आई, तो वी कैंसिल हो गया, तो क्यू बाई आई, ये क्यू बाई आई क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू अपॉन क्यू बाई टी, और ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्यू कैंसिल हुआ तो टी, मतलब ये डायमेंशन टी की हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। द टाइम कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसे एक फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस टी अपॉन
ये टाइम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल में, सॉरी, ठीक है। सो द टाइम कांस्टेंट लैम्डा ऑफ द सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट राइजेस टू जीरो। सो यहाँ पे टी इस गिवन टाइम कांस्टेंट टाउ ये इक्वल है, तो आप इसकी वैल्यू देखिएगा, इसकी जो वैल्यू करंट की होगी वो 60% होगी जब परसेंटेज में निकालोगे, बट जो वैल्यू निकल आएगी वो 2/3 आएगी। आप इसकी जब 100 से करोगे तो 2/3 जो है निकल के आएगा, 60% जो राइज होगी वो 60% वैल्यू होगी करंट की मैक्सिमम से। तो करेक्ट ऑप्शन 2/3, ठीक है। अब हम बात करते हैं 54 की। इन आरसी सर्किट डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टाइम टी गिवन टाइम एंड टाउ, और ये टाउ होता है 1/RC, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोपोर्शनल ऑफ द टाइम कांस्टेंट 1/RC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग डिस्चार्ज इन एल सी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये हो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, LC माइनस हाफ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है 1/2π√L/C, ये डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर में, तो 2π और LC को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हाफ, तो आपसे ये पूछा गया है LC की टर्म में, तो LC माइनस हाफ हो जाएगा। ये कंडीशन है ऑक्सीलेटरी चार्जिंग इन LCR सर्किट, ठीक है। जब LCR सर्किट में पढ़ोगे आप देखोगे तो फैक्चुअल चीज़ें में निकल जाएंगी। ये भी करेक्ट आंसर होगा कि R² / 4² लेस देन 1/LC, ठीक है। L यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस है, C कैपेसिटर और R जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन होगी ऑक्सीलेटरी चार्जिंग वो ये होगी R²/4L² लेस देन 1/LC, ठीक है। इसकी भी डेरिवेशंस है, बट यहाँ पे चूंकि आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कम समय में। अब इन क्वेश्चन नंबर 57, इन एन ऑक्सीलेटरी डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, जहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई 0.2 हेनरी, कैपेसिटेंस दिया गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर विच सर्किट में बी ऑक्सीलेट विल बी। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी, ठीक है, 2 × L/C, आप जस्ट इसमें वैल्यू रखोगे इंस्टीड ऑफ L 0.2H और कैपेसिटेंस की वैल्यू रखोगे 0.0012, राइट। और आप देखिएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.58 10⁴, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, द ब्रिज यूज टू डिटरमाइन अननोन इंडक्टेंस। जब भी इंडक्टेंस अननोन इंडक्टेंस की बात करते हैं तो जो ब्रिज यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द अननोन इंडक्टेंस वो हो जाएगा हमारा शेयरिंग ब्रिज, करेक्ट ऑप्शन 58। 59 का अब लिखा है शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन, राइट। तो इसमें जो है शेयरिंग ब्रिज की दो एप्लीकेशंस होती, कभी कभी हम लोग इसको स्मॉल कैपेसिटेंस को भी निकालने में मदद करते हैं, फाइंड आउट करने में, डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। Wien bridge is used to determine the capacitance in term of known capacitance, ठीक है। वैसे जो वीन्स ब्रिज है वो फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इनका मल्टीपल यूज़ है। थेवेंस थ्योरम, थेवेंस और नॉर्टन्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं डायरेक्टली आपको कि इन थेवेंस थ्योरम जो इक्विवेलेंट होता है इज कॉल्ड, इसे ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। इन थेवेंस थ्योरम ई प्राइम जो है इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट वोल्टेज। 62 क्वेश्चन नंबर, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कंटेंस, इसमें क्या करते हैं, इसमें करंट सोर्स होता है आई प्राइम इन पैरेलल विद एन इम्पेडेंस जेड प्राइम। ये प्रॉपर्टी बोल सकते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट की, कि जो करंट सोर्स होता है वो पैरेलल होता है विद एन इम्पेडेंस जेड प्राइम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एन EMF of 10 volt is applied to a circuit having resistance 10 ohm and inductance 0.5. The time constant of the circuit is, आपको इसमें टाइम कांस्टेंट निकालना है सीधा L/C, L/R, सॉरी। सो L कितना है हमारा 10 ओम है,
सॉरी एल दिया है 0.5 और आर दिया है 10, तो 0.5 अपॉन 10 ज़ीरो, ये हो जाएगा 0.05 सेकेंड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेरा। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्टेटमेंट। देखो 64 जो है स्टेटमेंट दिया है सुपरपोजिशन थ्योरम का, जब आप पढ़ोगे तो ये निकल के आएगा। इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पीडेंसेस एंड मोर देन वन source of EMF, the current flowing in any branch is equal to the vector sum of the currents that would separately flow in that branch. तो this statement is called superposition theorem. तो आप जो है सर्किट से रिलेटेड सुपरपोजिशन थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेन्स थ्योरम की आप लोग थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स याद कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इन AC ब्रिज द बैलेंस कंडीशंस आर, ठीक है, आंसर नंबर 2। एट 0 केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। जब तक हम लोग मिक्सिंग नहीं करेंगे तब तक सेमीकंडक्टर जो है हम लोग बेटर कंडक्टिंग पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक जस्ट इंसुलेटर। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड्स द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिहाइंड कॉल्ड होल। क्रिस्टल लैटिस जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसके लैटिस साइड से, तो वो एक इमेज चार्ज छोड़ता है जिसे हम होल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, द फर्मी लेवल इज एन एनर्जी लेवल दैट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 50% होती है, मतलब हाफ हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर हैज़ हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो कर्व होता है वो सेमीकंडक्टर के लिए होता है और ये होता है कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मीन्स ब्राउन मोशन की जगह पे वो अवरोध पैदा करता है, मतलब ऑब्स्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब कंडक्टर्स केस में ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट पूछा गया द सेमीकंडक्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 70, in order to make an intrinsic semiconductor to be p type, the type of impurity added, मतलब वेल नोन है, आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जोड़ना पड़ेगा, अल्मोनियम, बोरॉन, ये सब। in n type semiconductors the majority charge carriers will be the electrons. Adding of a pentavalent impurity to a pure semiconductor creates many जो है free electrons. A p-n junction behaves like unidirectional switch, क्योंकि p1 जंक्शन डायोड क्या होता है, ये एक p होता है, एक n साइड होता है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी। अगर फॉरवर्ड वाइज होगा तो यूनिडायरेक्शनल में ही क्या होता है, डायरेक्शन फ्लो होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह काम करेगा। इन रिवर्स बाइसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द p-n जंक्शन हैज़ ऑर्डर ऑफ मेगा ओम का। जब भी हमारे पास p-n जंक्शन है, इसको हम p वाले सेक्शन को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल्स जोड़ते हैं और जो नेगेटिव जहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स जोड़ देते हैं और ये हमारे कंडीशन रहती है रिवर्स बाइसिंग, तो इस केस में जो यहाँ पे जंक्शन रीजन पे जो तो हमारा रेजिस्टेंस जो क्रिएट है उसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली वो मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एट p-n जंक्शन जो है वो 0.3 वोल्ट। ज़ीनर डायोड इज हमेशा हैवली डोप्ड होगा, ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन रीजन में, और इसको यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ीनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर होती है 40.6%। रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है 1.21। ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का कितना होता है और फुल वेव रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर जो है हमेशा ऑलवेज हाफ वेव रेक्टिफायर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू
हाई या फुल वेव रेक्टिफायर। नीचे क्वेश्चन पूछा गया है 80 में, द रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस देन हाफ रेक्टिफायर। A PN junction diode having internal resistance 20 ohm is used half wave rectification if the applied voltage E50 sin omega t and load resistance is RL, then the value of IDC। तो IDC निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है V, राइट, और ये इक्विवेलेंट कह सकते हैं रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये वैल्यू होगी RL इंटू लोड रेजिस्टेंस RF अपॉन में RL प्लस RF। आप R इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप V से मल्टीप्लाई करेंगे, V से डिवाइड करेंगे आप R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू निकलेंगे IDC, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 19.4 मिली एम्पियर। हम पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप लोग देख सकते हो उसकी वैल्यू निकाल के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82, द एडवांटेज ऑफ ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ओवर अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। इस केस में एडवांटेज ये होता है कि इसमें नो नीड ऑफ सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 83, द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। बेस हमेशा जो है लाइटली डोप्ड होता है। ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन इंटर करंट बेस करंट। इंटर करंट हमेशा सम होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ऑप्शन जब आप देखोगे वो कलेक्टर करंट के फॉर्म में लिखा है, मतलब IC माइनस IC इज इक्वल टू I माइनस IB, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट इमिटर करंट इस ट्रांजिस्टर इमिटर करंट, यहाँ पे इमिटर करंट दिया है 1.0 मिली एम्पियर एंड बेस करंट इज 0.1 मिली एम्पियर, मतलब IB कितना दिया है 0.1 मिली एम्पियर। द कलेक्टर करंट सिंपल पूछ दिया गया आपसे, तो IC इज इक्वल टू 1.0 और अब माइनस कर दो तो 0.9 मिली एम्पियर। इसका आंसर ये हो जाएगा डायरेक्टली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86, फॉर ए ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन द करंट गेन ऑफ, हाँ ये काफ़ी फेमस रिलेशन होता है, इसको आप याद कर लो, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ये अक्सर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इसको आप मैच करोगे तो देखो बीटा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर बीटा 1 माइनस अल्फ़ा, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये काफ़ी पूछता है रिलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो है बेस करंट इज मिनिमम होती है, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनिमम इसलिए क्योंकि बेस रीजन जो हमारा लाइटली डोप्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे इन कॉमन बेस सर्किट, कॉमन बेस सर्किट मतलब यहाँ पे आपसे अल्फ़ा दिया है और ये हो जाएगा हमारा IC अपॉन IE, ठीक है। कॉमन बेस सर्किट में इसको अल्फ़ा करंट गेन निकल के आता है, तो करंट गेन इज 0.98। इफ़ इमिटर करंट इज दिस वन, तो बेस करंट पूछा गया आपसे, तो 0.98 इंटू में IE कितना हमारा पास, इमिटर करंट 1 मिली एम्पियर, तो IC निकल आएगा। IC क्या निकल गया, IC निकल गया 0.98 मिली एम्पियर। ये अब आपको क्या पूछा है, बेस करंट, तो आप इमिटर करंट से कलेक्टर करंट आप माइनस कर दो, तो इमिटर करंट है 1.0 और 98 आप माइनस कर दोगे तो 2 और यहाँ बचेगा 0, ये 0, तो 0.02 मिली एम्पियर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। द मोस्टली कॉमन यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग कॉमन इमिटर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें करंट गेन भी ज़्यादा होता है अल्फ़ा, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा होता है, और जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो पावर गेन भी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई वी यूज़ जनरली कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड बी, हमेशा प्रॉपर रिवर्स बाइज्ड होना चाहिए। द करंट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन,
वोल्टेज डिवाइडर बाइस। ये द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द AC अल्टरनेटिंग करंट एंड DC करंट लोड लाइन इज कॉल्ड द Q पॉइंट। करेक्ट ऑप्शन P, Q पॉइंट। द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबलाइजेशन फैक्टर इज 1। क्वेश्चन नंबर 94। The single stage transistor amplifier current collector load RC is 10 kilo ohm, input resistance is this one, beta 100. If the load resistance are all RL 100 ohm, then the voltage gain इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर A। In a common emitter amplifier, the phase difference between the input and signal voltage and output signal voltage, आंसर होगा 180, बट इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन 180 डिग्री होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96। अ मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर बाई, इसमें होगा एडिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तभी हम एक वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर के फॉर्म में। तो कन्वर्ट अ मल्टीमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, इसमें क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस एडेड इन अ सीरीज, राइट। CRO कैन नॉट बी यूज्ड एज टू मेजर द पावर। 99 क्वेश्चन नंबर है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ CRO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंड एनोड पोटेंशियल। लास्ट क्वेश्चन जो है आप बुकलेट का होगा, हमारे सेशन का भी होगा। विच पार्ट ऑफ द CRO इज नॉट प्रेजेंट, तो ये टाइम बेस्ड जनरेटर। एक्चुअली CRO एक डिवाइस होती है, काफ़ी वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस इस टाइप की। आपकी जो है ये जो ब्लॉक टाइप में होता है, इसी के अंदर आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन गन भी होता है। बट जो टाइम बेस्ड जनरेटर होता है वो आउटसाइड दिस CRO होता है प्रेजेंट, ठीक है। दैट्स वाई ये जो पार्ट है CRO का नहीं है, टाइम बेस्ड जनरेटर जो आउटसाइड जो है इस पूरे चैम्बर के होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चंस जो मैंने देखे, एक बुकलेट के 100 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब मैं जो है लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन जो है जस्ट इसके जो है प्रीवियस ईयर का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और ये 200 क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे तो आपकी जो है जो भी अपकमिंग 23 में जो एग्ज़ाम है जिसको कंडक्ट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी करा रही है, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आप इससे पढ़ लीजिएगा। सो इस वीडियो में अभी तक के लिए पर्याप्त था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।